हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है। हमारा टॉपिक चल रहा था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ आपके साथ एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्रीगेट डिमांड का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है? वो अमाउंट होता है मनी का जो एक इकोनॉमी के पीपल स्पेंड करेंगे फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पीपल जैसे कि मैं और आप, हम अपनी मनी का जो अमाउंट स्पेंड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, जो हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या कहेंगे? हमारी डिमांड। और इसको एग्रीगेट क्यों बोला है? क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड देख रहे हैं, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड नहीं देख रहे। मैं सिर्फ अपनी डिमांड नहीं देख रही, मैं पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री के लोगों की डिमांड देख रही हूँ, इसलिए मैं उसको क्या कहूँगी? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी। एग्रीगेट डिमांड वो अमाउंट होता है मनी का विच द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के पीपल स्पेंड करेंगे बाइंग द गुड्स प्रोड्यूस एट गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन उसके बाद हमने एग्रीगेट डिमांड के कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल देखा था, कर्व देखा था, और डिटर्मिनेंट्स या कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के। जब एंटरप्रेन्योर अगर किसी अमाउंट को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें रिसीव होगा, तो उसको हम कहेंगे हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस। फिर उसके बाद हमने इनका स्केड्यूल और कर्व देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके पहले एग्रीगेट डिमांड देख लेना। फिर हमने इसके डिटर्मिनेंट्स देखे थे, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने एग्रीगेट सप्लाई पे, जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई वो अमाउंट होता है मनी का जो एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी के स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। फिर से समझना, जैसे मान लो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। अब मैं ए पर्सन हूँ, कोई बी पर्सन है, और एक सी पर्सन है, और एक डी पर्सन है। ठीक है, हम 4 पर्सन हैं और हम जो है प्रोडक्शन करते हैं, ए बी सी डी। पूरी कंट्री में हम चारों जो है प्रोडक्शन करते हैं अलग अलग एरियाज में। ठीक है, तो जो अब मान लो मैंने क्या प्रोडक्शन पे 5 लाख रुपए लगाया होगा, इस पर्सन ने 7 लाख लगाया होगा, इस पर्सन ने 6 लाख लगाया होगा, और इस पर्सन ने 4 लाख लगाया होगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट हमने लगाया है प्रोडक्शन करने में, इस अमाउंट को हम कहेंगे पूरा मिला के टोटल, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट सप्लाई हम उस अमाउंट को कहते हैं मनी के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इकोनॉमी के, वो स्पेंड करते हैं प्रोड्यूस करने में गुड्स को एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के किसी भी गिवन लेवल पे, चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, या फिर ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट है, जो भी है, वट एवर द एम्प्लॉयमेंट इज, जो भी गिवन लेवल है एम्प्लॉयमेंट का, उसके साथ जो भी अमाउंट मनी का हमने स्पेंड किया है प्रोड्यूस करने में गुड्स एंड सर्विसेज को, किसने? एंटरप्रेन्योर्स ने, तो वो क्या है? उनकी एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, पूरी इकॉनमी की। फिर से देख लो एक बार, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, सारे एंटरप्रेन्योर्स इन द इकॉनमी विल स्पेंड। विल स्पेंड का मतलब है जो स्पेंड करेंगे वो प्रोड्यूसिंग करने में गुड्स को एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई के भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सबसे पहले देख लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है। अब देखो, एग्रीगेट सप्लाई क्या था कि जो एंटरप्रेन्योर स्पेंड करेंगे, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है? वो मिनिमम अमाउंट है जो उन्हें स्पेंड करना ही है। जैसे कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस refers to that minimum amount of money which all the entrepreneur have to spend in order to produce the output at a given level of employment। तो वो क्या कह रहा है? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जो है वो क्या होता है? मिनिमम अमाउंट होता है मनी का जो एंटरप्रेन्योर को स्पेंड करना ही करना है। हैव टू स्पेंड, हैव टू स्पेंड का मतलब क्या है कि इतना तो नहीं, करना ही करना है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस
द आउटपुट एट ए गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक जो है प्राइस सेट कर दिया जाता है, मान लो मिनिमम मैं 4 लाख सेट कर देती हूँ कि 4 लाख तो एंटरप्रेन्योर को स्पेंड करना ही करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस रेफर्स टू दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विच ऑल द एंटरप्रेन्योर हैव टू स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना अमाउंट तो स्पेंड करना ही करना है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल की। तो स्केड्यूल में हमें सबसे पहले क्या लेना है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितनी एम्प्लॉयमेंट लगाएंगे हम, और फिर हमारी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होगा, मतलब मिनिमम हम कितना खर्च करेंगे। जब हम 0 एम्प्लॉयमेंट लगाएंगे, ठीक है, 0 पर्सन 0 लेबर जब हम लगाएंगे, मतलब कि कोई भी पर्सन वर्क नहीं करा, तो प्राइस भी 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब हमें कोई मिनिमम अमाउंट स्पेंड ही नहीं करना, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है, मिनिमम अमाउंट जो हमें स्पेंड करना ही करना है एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। सप्लाई की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सबको। जब हम 10 एम्प्लॉयमेंट लगा रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो 120 जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस होगा, ठीक है। मतलब कि मिनिमम अमाउंट जो एंटरप्रेन्योर्स को स्पेंड करना ही करना है। फिर 10 से 20, देखो 20 से 30, 30 से 40, 10 का डिफरेंस ले रहे हैं, और यहाँ पे भी 120 का डिफरेंस लेंगे। 120 फिर 240 फिर 360 फिर 480, ठीक है। तो जब हमने 20 एम्प्लॉयमेंट लगाई तो 240 सप्लाई प्राइस हम मिनिमम मान के चलेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स को इतना स्पेंड करना है। 30 एम्प्लॉयमेंट पे हम 360 मान रहे हैं, 40 पे हम 480 मान रहे हैं, 50 पे हम 600 कर देंगे। लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट तो लिमिटेड है ना, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी कंट्री में, जब पूरे लेबर्स काम पे लग जाएंगे, ठीक है, तो लेबर बचे ही नहीं। मान लो कि इकॉनमी में सिर्फ 50 ही पर्सन है जो एम्प्लॉयमेंट जिनको नीड थी, तो अब सब काम पे लग गया, तो अब क्या फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया ना इकॉनमी में। लेकिन अब हमारा क्या है, प्रोडक्शन तो बढ़ता ही जाएगा जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर हमारा जो मिनिमम अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट पर, राइट। तो ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल। अब हम इसका कर्व देख लेते हैं। कर्व में देखो, एक तरफ तो हम एम्प्लॉयमेंट लेके चलेंगे कि हम इतनी इतनी एम्प्लॉयमेंट लगाएंगे, इतनी 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 इतनी, ठीक है। फिर जो वाई एक्सेस पे हम क्या लेंगे, हमारी एक्सपेक्टेड इनकम जो एंटरप्रेन्योर्स को जो है स्पेंड करनी ही करनी है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे आके देखो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। अब ये ग्राफ इधर ही जो है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पहले मान लो हमारा कॉम्बिनेशन ये बन रहा होगा, फिर हमारा कॉम्बिनेशन ये बना होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब हमारा कॉम्बिनेशन ये बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट 50 थी और 50 पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही है, इसके बाद पर्सन ही नहीं बचे काम करने के लिए। तो क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ आके कांस्टेंट हो जाएगी। ये पॉइंट जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, ये एरो से दिखाया भी हुआ है। तो जो हमारा कर्व है वो फिर ऐसे ना जाके इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा ऊपर को। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड प्राइस है जैसे 720 था, फिर उसके आगे भी होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम स्केड्यूल आगे बनाते जाएंगे, मैंने सिर्फ 720 तक बनाया है, तो ये जो ग्राफ फिर ऊपर तक जाता जाएगा, बट ये आगे ऐसे एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो हमारा कर्व है वो आपको पता चल गया होगा, इस तरह से बनता है, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे ईजिली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने अपना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है जो कि हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम सभी को पता है वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम उस पॉइंट की बात करेंगे जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे हमारे एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की। तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम। देखो यही लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो वो क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम हम उस पॉइंट को कहते हैं एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व, जहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व को।
यानी कि अगर हम एक नॉर्मल सा एस्टिमेट लगाएं तो इस तरह से हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होता है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है जो भी हमने रिसेंटली स्टडी किया था। और हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो कुछ इस तरह से होता है। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पर ये जो मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया आप सभी को, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट करता है। नाउ इट डज नॉट मीन दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी अंडर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब वो क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगी, अंडर और ओवर भी हो सकती है। As a matter of fact, equilibrium can be possible even in case of underemployment. Equilibrium possible है underemployment में भी। अब ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये है हमारा इक्विलिब्रियम का ग्राफ। अब आप इस ग्राफ को देख के घबराना मत, मैं आपको बहुत इजी वे में बताती हूँ कि ये ग्राफ कैसे बना हुआ है। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, उसके बाद आप उस ग्राफ को इस ग्राफ से मैच करना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ बहुत ईजी है इसको बनाना। ठीक है, देखते हैं। तो देखो ग्राफ में हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमारी एम्प्लॉयमेंट लेनी है और वाई एक्सिस पे हमने जो है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट लेनी है। ठीक है, अब हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो कैसे बनता है, हमारा इस तरह से जाके फिर आगे को एक्सटेंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक इकॉनमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, जब हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है, मान लो इकॉनमी में सिर्फ इतनी ही एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अब सप्लाई तो बढ़ेगी ना, प्रोडक्शन तो आगे और होगा, तो प्रोडक्शन फिर और होता जाता है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आगे को एक्सटेंड हो जाती है। तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व तो ऐसे बनता है। अब हमने इसमें एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना है। एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी इस पॉइंट से जाएगी, इसको हम कहेंगे AD। ये क्या हो गई, हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। लेकिन अब ऐसे भी तो हो सकता है इकॉनमी में जो है ज़्यादा डिमांड हो जाए, तो अगर हमारी डिमांड जो है वो एक्सटेंड होके इस कर्व से, हमारा जो कर्व है वो इस तरह का हो जाए, तो इसको हम AD1 नाम दे देते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ गई। तो अब इस पॉइंट पे भी हमारे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो ये वाला पॉइंट होगा। और अगर हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है और वो इस तरह से हो जाती है, AD2 नाम दे देते हैं, हमारी डिमांड जो डिक्रीज हो गई है इसको हमने AD2 नाम दे दिया। तो अब जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा पॉइंट होगा ये वाला। क्यों, क्योंकि यह इस पॉइंट पे जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको E2 नाम देते हैं कि फिर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ये होगा। तो आपको एग्जाम में ये एज इट इज़ बना के बताना है कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो नॉर्मल होगी तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा। अगर डिमांड एक्सटेंड हो जाती है तो इक्विलिब्रियम ऊपर जाएगा, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आपका यहाँ आएगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हमारी एम्प्लॉयमेंट डिफाइन होती है, राइट। तो ये जो ग्राफ है मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हुआ है। देखो इसमें भी वही है, ये आपका बुक का जो है डायग्राम है। इसमें भी हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ये वाला है, उसके बाद हमारा एग्रीगेट डिमांड है, फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा ये वाला एग्रीगेट डिमांड रहेगा, और अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा ये वाला एग्रीगेट डिमांड रहेगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।